स्टार्ट। सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है जिसे मैं अपनी मातृभाषा बंगाली में देना चाहता हूँ। मैं इस चर्चा में देश के किसानों की समस्याओं और उनके हल की दृष्टि से भाग लेना चाहता हूँ। आज हमारे अधिकांश किसानों के समक्ष जटिल समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं केवल किसानों की ही हैं? ऐसा नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था के समक्ष समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस बात का अनुभव दोनों पक्षों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का जो सत्ता में है करना चाहिए। कांग्रेस के विरुद्ध एक राजनीतिक निर्णय लिया गया है जिसके फलस्वरूप उनका देश में 42 वर्ष पुराना शासन समाप्त हो गया। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी सचेत करता हूं कि वह जनता को जिसे उन्हें वोट दिए गए वायदे पूरे करे। यदि वे आगामी दिनों में किसानों की जो आज देश की प्रमुख समस्या को हल नहीं करेंगे तो किसान निकट भविष्य में अथवा वर्तमान शासन के कार्यकाल में उनके विरुद्ध वैसा ही राजनैतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए किसानों की समस्याओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा इस माध्यम से ही औद्योगिक और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके लिए एक सुनिश्चित वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मेरे विचार से इस सभा में लगभग 400 माननीय सदस्य किसानों के वोट से चुने गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता किसान बाहुल्य क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं। जो किसान हमें चुनते हैं उनमें से 70% पूर्णतः गरीब हैं। छोटे किसान, बटाईदार, कृषि मजदूर बड़ी मुसीबत में हैं। देश में ये ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होता है, जिनका सबसे अधिक शोषण होता है और जो सामाजिक अन्याय के शिकार होते हैं। मुझे यह सोचते हुए शर्म महसूस होती है कि स्वतंत्रता के बहुत वर्षों के बाद भी हम इन दलितों के प्रति उदासीन हैं जिनके वोटों से हम लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनको चुनावी वायदों के बारे में स्मरण कराना चाहता हूँ। उन्होंने वायदा किया था कि वे कृषि विकास को अत्यधिक महत्व देंगे। आपको भी कांग्रेस के समान किसानों की विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी बात को समझ रहे हैं क्योंकि मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव, देश की गरीब जनता, बटाईदारों और कृषि मजदूरों और 70% लोगों की जो कृषि पर आश्रित हैं स्थितियों के बारे में बोल रहा हूँ। पश्चिमी बंगाल की स्थिति देश के अन्य भागों से पूर्णतः अलग है क्योंकि उन्होंने गरीबों की आंतरिक भावनाओं को समझा है। केंद्र की आर्थिक और वित्तीय नीतियों तथा अत्यधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हुए सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई आश्चर्य की आशा नहीं की जा सकती, परंतु उन्होंने जिस तरह से भूमि समस्या को हल करने में पहल की है तथा कृषि को अत्यधिक महत्व दिया है वह लगभग क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक स्थिति दिखाई देती है। यहाँ किसानों को केवल सम्मान और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं है बल्कि वे जागरूक हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे सरकारें बनाते हैं, उन्हें चलाना उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यह गरीब किसान यह भी अनुभव करते हैं कि सरकार जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है द्वारा बनाई गई नीति को कार्यान्वित करना उसकी जिम्मेदारी है। किसानों में यह जागरूकता वामपंथी सरकार ने पैदा की है। इसका तात्पर्य उपलब्धि से नहीं है। यहाँ किसान यह अनुभव करते हैं कि उनकी सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है, यद्यपि उनके समक्ष कुछ बड़ी विवशताएं हैं। इन सब कारणों से आप देखेंगे कि पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण गरीबों में उल्लेखनीय एकता है। इस वर्ग एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। जब समूचे देश में सांप्रदायिकता फैली हुई है परंतु पश्चिमी बंगाल की जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ हिंदू, मुसलमान, संथाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में एकता है। वे एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा वामपंथी सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करते हैं और उन्हें सफल बनाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में यह अंतर है। अब मैं आपके समक्ष अपना लिखित भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं, अन्यथा मेरा निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा और पीठासीन अधिकारी मुझे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहने लगेंगे। इसलिए मैं जल्दी ही आपके समक्ष यह लिखित भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं।
माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना चाहती हूँ कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब ना तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी महिला आयोग विधेयक की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की ज़रूरत पड़े, ना किसी मंडल आयोग की ज़रूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं न कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके से और पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानती हूँ कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानती हूँ कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाज नहीं रहा और कुछ ऐसी मनः स्थित लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझकर के कम आंका गया है। अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक ना ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात देख रही हूं, जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के अंदर उपस्थित हैं, वे बीच बीच में इस प्रकार के मनोविनोद हास्य परिहास से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या महिलाओं के बारे में वे संकुचित और विकृत दृष्टिकोण रखते हैं? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में मुझे मेरी बात कह लेने दें और अपनी बात को समाप्त कर लेने दें। आपस में आप लोग बाहर लॉबी में एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंस सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, आज भी समाज में हम इस बात को देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर शारीरिक तुलना की बात छोड़ दी जाए, जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर की दृष्टिकोण से जो शक्तिशाली होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा, लेकिन यह पशुओं की दुनिया में होता है, यह मनुष्यों की दुनिया में नहीं होता है। मनुष्यों की दुनिया में जो बुद्धि और भावना से ताकतवर होता है वही ताकतवर होगा, और यह बात महिलाओं में देखी जा सकती है। मान लीजिए किसी का पति गुजर जाए तो आप विधवा महिला को बहुत शक्ति के साथ अपना निर्वाह करते हुए देख सकते हैं, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद पतियों की क्या हालत होती है वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत सारे लोगों को मालूम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे दवाई घर में सिर दर्द, कैंसर और बुखार आदि की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन दवाई बेचने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं होता कि उसने स्वयं भी उन बीमारियों को भुगता हो, इसकी उसके लिए आवश्यकता नहीं होती। मैं आपके सामने उल्लेख कर रही थी कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वे अपनी शक्ति का अनुभव करें, जो शक्ति उनके अंदर निहित है। आप लोग यह मानते हैं कि इस विधेयक के आने के बाद भी महिलाओं को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक गांव में रहने वाली अनपढ़ महिलाओं को, जिनको यह जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि हमारे बारे में भी इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस विधेयक का प्रचार किया जाए।